दोस्तों, इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि मसला बाहर का नहीं भीतर का है। ब्रिक्स के अंदर ही अब ऐसा खिंचाव पैदा हो गया है कि भारत को हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल कमान भारत के पास है। मतलब जो भी होगा, बैठक कब होगी, एजेंडा क्या तय होगा, किस लहजे में चर्चा होगी, सब इंडिया तय करेगा। लेकिन समय देखिए, दुनिया पहले से ही अस्थिर है और उसी बीच ब्रिक्स की तैयारियां भी चल रही हैं। अब आमतौर पर क्या होता है, समिट साल के मध्य तक हो जाती है, लेकिन इस बार इंडिया ने रफ्तार कम कर दी है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक समिट को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है, शायद सितंबर के आसपास। साफ बात है कि अभी माहौल जल्दबाजी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन असली मोड़ यहाँ आता है। ईरान अब ब्रिक्स का सदस्य है और वह चाहता है कि इस मंच का इस्तेमाल उसके समर्थन में हो। मतलब भारत से उम्मीद ये है कि ऐसा बयान आए जिसमें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ साफ रुख दिखे। अब भारत की स्थिति समझिए, भारत खुलकर किसी पक्ष में नहीं जाता और यही उसकी ताकत भी है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अगर भारत तटस्थ रहता है तो ईरान को लगेगा समर्थन नहीं मिला, और अगर ईरान की बात मान ली तो वैश्विक संतुलन गड़बड़ा सकता है। यानी खेल पूरा संतुलन का है और इसी वजह से यह संभावना भी सामने आ रही है कि इस बार ब्रिक्स की बैठकों में साझा बयान तक नहीं बन पाए, क्योंकि सबकी प्राथमिकताएं अलग हैं और सबकी राजनीति भी अलग चल रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अब यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि भारत के सामने यह सिर्फ एक कूटनीतिक स्थिति नहीं है, बल्कि संतुलन की शुद्ध परीक्षा बन चुकी है। देखिए, सीधी भाषा में समझिए, अगर भारत ईरान की बात मान लेता है और ब्रिक्स के संयुक्त बयान में यह लिख देता है कि अमेरिका और इजराइल के कदम गलत हैं, तो मुश्किल क्या होगी? सीधी सी बात, भारत अपने ही मजबूत साझेदारों को नाराज कर देगा। और ये कोई छोटे साझेदार नहीं है। आर्थिक, रक्षा, तकनीक, हर जगह इनकी अहमियत है। लेकिन अगर भारत ऐसा बयान देने से इनकार करता है तो ईरान नाराज हो सकता है और ब्रिक्स के भीतर तनाव बढ़ सकता है। यानी स्थिति कुछ ऐसी है कि जो भी करो, जोखिम है। इसीलिए भारत इस समय एक मध्य मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ऐसा रास्ता जिसमें किसी का नाम लेकर आलोचना न हो और फिर भी बयान निकल जाए। क्योंकि अगर ब्रिक्स समिट में संयुक्त बयान ही नहीं आता तो बाहर से यही लगेगा कि समिट नाकाम रही, और यही वह वजह है जिसकी वजह से भारत पहले से ब्रिक्स विस्तार को लेकर सतर्क था। क्योंकि तर्क बहुत साफ है, जितने अधिक देश जोड़ोगे उतनी अलग अलग प्राथमिकताएं, उतने अधिक टकराव। और अब देखिए, चीन और रूस चाहते हैं कि ब्रिक्स को और विस्तार दिया जाए 11 से बढ़ाकर 20 देशों तक। मतलब आगे और जटिलता बढ़ने वाली है। अब यहाँ एक दूसरा पहलू भी सामने आया। जम्मू कश्मीर में जो ईरान के लिए दान अभियान चल रहा था, उसको लेकर अचानक खबर आई कि वहाँ घोटाला हो रहा है। दावे थे कि बिचौलिए पैसे में कटौती कर रहे हैं और एजेंसियों ने करोड़ों की धोखाधड़ी पकड़ ली है। लेकिन अब यहाँ मोड़ आया। विदेश मंत्रालय ने खुद स्पष्ट किया है कि 17 करोड़ रुपए वाले घोटाले की खबर गलत है। न तो ऐसा कोई आधिकारिक मामला सामने आया है, न ही एजेंसियों ने ऐसा कुछ पुष्टि की है। मतलब साफ है, इस पूरे संवेदनशील माहौल में गलत सूचना भी उतनी ही तेजी से फैल रही है जितनी भू राजनीति बदल रही है। सबसे पहले बात साफ कर लेते हैं दान वाले मुद्दे पर। काफी लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या किसी विदेशी दूतावास को भारत के अंदर दान लेने की अनुमति होती भी है या नहीं। अब इस पर सीधा जवाब आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत दूतावास दान स्वीकार कर सकते हैं। मतलब यह जो ईरान का दूतावास भारत में दान संग्रह कर रहा है, वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा। अब यह स्पष्टीकरण देना जरूरी क्यों पड़ा? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक कथा चल रही थी कि यह गैरकानूनी है, नियमों के खिलाफ है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अब यह साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कॉल को लेकर भी काफी चर्चा बनी हुई थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, खासकर द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रकाशन यह दावा कर रहे थे कि उस कॉल में तीसरा नाम भी जुड़ा था, एलन मस्क। कहानी यह बताई जा रही थी कि यह एक सामान्य कॉल नहीं थी, बल्कि एक सम्मेलन कॉल थी, जिसमें कुछ देर के लिए एलन मस्क भी शामिल हुए। अब स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगे, क्या बात हुई होगी? क्या स्टारलिंक को लेकर चर्चा हुई या फिर कोई और सामरिक विषय? लेकिन यहां भी विदेश मंत्रालय ने साफ लकीर खींच दी। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज कर दिया। आधिकारिक बयान के अनुसार 24 मार्च को जो कॉल हुई थी वह सिर्फ नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ही थी। न तो कोई तीसरा प्रतिभागी था, न ही एलन मस्क की कोई भूमिका थी। अब एक और बड़ी जानकारी आती है जो सीधा भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। देखिए, चुपचाप एक चीज घट गई, लेकिन उसका प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 11.4 अरब डॉलर की गिरावट आई है और अब भंडार फिर से 700 अरब डॉलर के नीचे फिसल गया है। अगर थोड़ा बाहर निकाल कर देखें, मार्च की शुरुआत में भंडार करीब 728 अरब डॉलर था और अब सीधे गिरकर लगभग 698 अरब डॉलर पर आ गया है। मतलब एक ही महीने में करीब 30 अरब डॉलर की कमी।
अब ये क्यों हो रहा है? सीधी बात, वैश्विक दबाव। ईरान से जुड़ा संघर्ष, तेल की कीमतें बिगड़ी हैं, व्यापार धीमा हुआ है, रुपए पर दबाव है और उसी का असर भंडार पर पड़ रहा है। यानी तस्वीर यह बन रही है कि रुपया कमजोर हो रहा है, निर्यात पर असर पड़ा है, विकास थोड़ा धीमा हुआ है और अब भंडार भी दबाव में है। मतलब अर्थव्यवस्था एक साथ कई मोर्चों से दबाव महसूस कर रही है। लेकिन इसी बीच भारत क्या कर रहा है वह भी देखिए। एक तरफ खुद चुनौतियां से, दूसरी तरफ भारत अपने पड़ोसियों को ईंधन आपूर्ति भी कर रहा है। श्रीलंका को हजारों टन पेट्रोल डीजल भेजा गया, बांग्लादेश को भी लगातार खेपें जा रही हैं और नेपाल भूटान को भी सप्लाई जारी है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के साथ संबंध अचानक काफी सुधरते दिख रहे हैं। हाल ही में उनके दूतावास के कार्यक्रम में जो माहौल दिखा वह साफ संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच गर्माहट वापस लौट रही है। और अब तो उनके विदेश मंत्री खालिद उर रहमान भी भारत आने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात एस जयशंकर और शायद नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है। मतलब कूटनीति भी समानांतर ट्रैक पर चल रही है। अब एक सकारात्मक अपडेट भी देख लीजिए। भारत ने अपने सैनिकों के लिए एक मजबूत फैसला लिया है। जिन जवानों को युद्ध के मैदान में वीरता के लिए वीरता पुरस्कार मिले हैं, अब उन्हें भारतीय रेलवे में आजीवन मुफ्त यात्रा मिलेगी। ये सिर्फ साधारण नहीं, वातानुकूलित श्रेणियां, प्रथम श्रेणी सब शामिल होगा और साथ में एक साथी भी मुफ्त यात्रा कर सकता है। अगर पुरस्कार मरणोपरांत है तो परिवार को यह लाभ मिलेगा। ये सम्मान का भाव है और काफी बड़ा है। अब अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु, मध्य पूर्व से भारतीयों की वापसी। अब तक करीब 4.97 लाख लोग वापस भारत आ चुके हैं। सुनने में बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? करीब 90 लाख भारतीय वहां रहते हैं। मतलब अभी भी बहुत बड़ी आबादी वहीं है और उड़ानें पूरी क्षमता से नहीं चल रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से निकासी सीमित गति से हो रही है। अगर स्थिति और बिगड़ी तो ये संख्या और तेजी से बढ़ सकती है। तो समग्र दृश्य क्या बनता है? एक तरफ अर्थव्यवस्था पर दबाव, दूसरी तरफ कूटनीति सक्रिय, तीसरी तरफ जमीनी स्तर पर निकासी। यानी भारत एक साथ कई मोर्चों को संभाल रहा है और हर कदम काफी सोचा समझा लग रहा है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी शोध और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को समर्थन देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से साझा कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।